स्टूडेंट AKC टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जिसमें से आपका पहला चैप्टर है ट्रांसफार्मर। आज हम आपको कराने वाले हैं ट्रांसफार्मर के टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 5 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, जो कि हर साल पूछा जाता है आपके पेपर में। इलेक्ट्रिकल मशीन के फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें ट्रांसफार्मर पहला क्वेश्चन जो होता है हर साल पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर के सचित्र वर्णन करके समझाइए। अथवा पूछ सकता है ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझाइए, ट्रांसफार्मर के वर्किंग को समझाइए। तो आते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है और ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटरी पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोई रोटरी पार्ट नहीं होता है। और यह जो होती है ट्रांसफार्मर, यह केवल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ही एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज करती है। ठीक है, विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपरेंट पावर, मतलब अपरेंट पावर को बिना नहीं चेंज करता है, तथा फ्रीक्वेंसी को भी जो हम सप्लाई करेंगे उसके भी फ्रीक्वेंसी को वह चेंज नहीं करता है। बस ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती हैं, वोल्टेज और करंट। ठीक है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट जो होती हैं बस वही एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज होती हैं और उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर के फिगर। ट्रांसफार्मर का आपको फिगर अच्छे से बनाना होगा, जो कि आपको अच्छा खासा नंबर देते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर के कोर हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की ये कोर हैं और ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। और ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आपका बनाया जाता है हाई परमेबिलिटी मटेरियल से। ठीक है, अब हाई परमेबिलिटी मटेरियल क्या होती हैं, कोल्ड रोल्ड गेन या ओरिएंटेड करके स्टील होती है, उससे बनाया जाता है ये ट्रांसफार्मर के कोर, जिससे हाई परमेबिलिटी मटेरियल होते हैं जो फ्लक्स को अच्छे से सेटअप कर पाएँ। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है। अब प्राइमरी वाइंडिंग इसको भी बोला जा सकता है, सेकेंड वाले को भी, इसको भी प्राइमरी वाइंडिंग बोला जा सकता है। कब बोला जाएगा, जब आप सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे तो इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस तरफ आप सप्लाई को कनेक्ट करेंगे वही ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफार्मर। और फिर देखिए यहाँ पर आप सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पर आप AC सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। आज ये भी जान लीजिए ट्रांसफार्मर ओनली ऑपरेट इन AC सप्लाई। ठीक है, DC पर वो ऑपरेट नहीं होगा, वो बर्नआउट हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफार्मर जो है फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर कार्य करता है। और इसमें जो ये प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग जो जुड़ी हुई हैं वो मैग्नेटिकली कपल्ड हैं। ठीक है, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग दोनों जो है प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी जो है ये मैग्नेटिकली कपल हैं, इलेक्ट्रिकली नहीं कपल्ड है, इलेक्ट्रिकली ये इंसुलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके थ्योरी को दिखाते हैं, आपके कैसे लिखना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर का एक हेडिंग डाल दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद फिर आपको लिखना है ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इनपुट की आवृत्ति को बिना परिवर्तित किए आउटपुट में ट्रांसफ़र करती है। ये भी आप लिख दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को चेंज करती है। ठीक है, और आवृत्ति तो आप इसमें लिखे ही हैं, आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। ठीक है, फिर देखिए फिर है आपका यहाँ पे और लिखा गया है कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से लिखना रहेगा, कहीं पे गलती मत कीजिएगा। ठीक है, जब आप गलती नहीं करेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे है ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज के लो करंट को तथा लो वोल्टेज के हाई करंट में चेंज करता है, या लो वोल्टेज रहेगा हाई करंट रहेगा, और हाई वोल्टेज में तथा लो करंट में, ठीक है, लो करंट में वह चेंज कर देता है। ट्रांसफार्मर का यही काम है, जो सप्लाई प्राप्त होती है, जो हम सप्लाई देते हैं, अगर उसकी वैल्यू जो होता है कम होता है तो हम उसको हाई में करते हैं। अगर वैल्यू अधिक है और हमें कम में रिक्वायर है
रिक्वायरमेंट कम की है तो हम ट्रांसफार्मर के थ्रू कम में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर हम आपको पहले ही बताएं, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और है यहाँ पे है हाँ देखिए जो हम आपको बता रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, अधिकतर बातें सुनने से ही याद हो जाती हैं, तो आप अच्छे से सुनिए और तथा नोट्स रफ और कापी लिए हो तो उसको नोट भी कर लीजिए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ये आपको आगे हम बताए ही हैं, ये ट्रांसफार्मर का जो है देखिए स्ट्रक्चर है और इसमें देखिए ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी वोल्टेज है। और ये आपका करंट है, ये आपका इनपुट साइड है, या प्राइमरी साइड बोलेंगे, ये आपका है जो जिनके थ्रू हम आउटपुट को प्राप्त करेंगे, आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। इसी को V2 यहाँ पे देखिए हाई वोल्टेज गया था तो यहाँ पे लो वोल्टेज हमें प्राप्त हुआ, करंट लो था यहाँ पर करंट हाई प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह हो गया ट्रांसफार्मर का कार्य, ठीक है। और हम बताते हैं, ये देखिए ट्रांसफार्मर आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, कहीं भी कट कुट मत कीजिएगा, साफ़ सुथरा लिखेंगे तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF जनरेट होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जनरेट होता है, ठीक है, इसी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जनरेट होता है। और देखिए बेसिक वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, बेसिक वर्किंग हम आपको अधिकतर बताए हैं। देखिए यहाँ पे है बेसिक वर्किंग क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है, देखिए ट्रांसफार्मर में जो हम सप्लाई लगाए हैं प्राइमरी वाइंडिंग में और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जनरेट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है वह सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वही फ्लक्स वो लिंक करते हैं, लिंक करने के बाद EMF जनरेट होता है। EMF के जब जनरेट होता है तो यहाँ सेकेंडरी साइड में हम लोड लगाते हैं। अब ये लोड के कारण ही यहाँ पे हम करंट को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका बेसिक वर्किंग हो ही गया है। और ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF जनरेट हुआ है उसका फार्मूला होता है, जो देखिए ये जो E1 है वह सेल्फ इंड्यूस्ड है, लेकिन जो E2 है वह म्यूचुअल इंड्यूस्ड है, क्योंकि वह जब हम E1 के क्रॉस सप्लाई लगाते हैं तो इसके E1 के थ्रू इंड्यूस्ड E1 के जो फ्लक्स होते हैं खुद से कट कर E1 के जो फ्लक्स होते हैं खुद से लिंक करके EMF जनरेट करते हैं, लेकिन जो E2 है वह E1 साइड में जो फ्लक्स है उससे लिंक करके E2 जनरेट करता है, ठीक है। तो E1 में जो EMF का फार्मूला होगा ये आपका होगा E1 = -N dφ/dt, तथा जो E2 साइड में प्राप्त होगा E2 = -N2 dφ/dt, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको ट्रांसफार्मर में जो इक्वेशन होगा EMF इक्वेशन जो हम डिराइव करेंगे तो उसमें आपको याद काम ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आपका ट्रांसफार्मर, आपको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है, कहीं पे साफ़ सुथरा लिखेंगे तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए ये ट्रांसफार्मर का आपका फिगर है, ठीक है, आपको ट्रांसफार्मर का अच्छे से फिगर बनाइएगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर का फिगर है। और देखिए फिगर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी साइड है, ये आपका आउटपुट साइड या सेकेंडरी साइड बोला जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल मशीन के टॉप 5 क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन को चलिए कराते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन को डिराइव कीजिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो EMF इक्वेशन का फार्मूला होता है E = 4.445F/N, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन का फार्मूला है, इसी को आपको ड्राइव करना है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल आपको पूछा जाता है और ये 5 नंबर आपको इससे मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर
का एक फिगर अच्छे से बना लेना है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का आपका कोर हो गया। फिर यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के बाद यहाँ आपको प्राइमरी वाइंडिंग कर लेना है। ये आपका ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो आप सप्लाई देंगे वो V1 होगा और जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वह EF रहेगा और नंबर ऑफ टर्न आपका है N1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न N2 तथा जो इंड्यूस्ड EMF होगा वह E2 होगा, E2 प्राप्त होगा। अब प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF ये आपका E1 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फ्रीक्वेंसी भी आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका फिगर हो गया। फिर आपको अगले लाइन से लिखना है। ठीक है, अगले लाइन से आप लिखेंगे कि अगले लाइन से आपको लिखना रहेगा, साफ सुथरा से लिखिएगा। माना जितनी भी आपकी क्वांटिटी है सबको पहले आपको लिखना पड़ेगा कि V1 इक्वल्स टू ये प्राइमरी वोल्टेज है। ठीक है, और V2 इक्वल्स टू ये आपका सेकेंडरी वोल्टेज है। ठीक है, और E1 जो है प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF होगा और फिर आपका हो जाएगा ऐसे करके आपको सारी क्वांटिटी जो हैं उनको आपको अच्छी तरह से लिख लेना होगा। जो आपका यहाँ पे था E2 इक्वल्स टू सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा और ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है F इक्वल्स टू ये आपको लिख देना है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या सप्लाई फ्रीक्वेंसी लिखना है और इसके बाद है आपका यहाँ लिख दीजिएगा N1 इक्वल्स टू N1 साइड में ये आपका है प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न। फिर N2 जो है आपका ये सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और हम आपको पहले बताए थे ट्रांसफार्मर का, जब आपको परिभाषा बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि ट्रांसफार्मर में EMF का जो फार्मूला होगा E इक्वल्स टू -N d∅/dt। ठीक है, और देखिए d∅/dt है और जो यहाँ पे फाई होता है फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू φm साइन, देखिए फ्लक्स जो है फ्लक्स फाई इक्वल्स टू φm साइन ओमेगा t। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला लिखे थे हम यहाँ पे E इक्वल्स टू -N d∅/dt में आपको रखना पड़ेगा और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको, जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है, कहीं पे गलती मत कीजिएगा, अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। देखिए ये लास्ट में आपको प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जो आपका 5 नंबर का मिलेगा। देखिए फिगर बनाइएगा अच्छे से और अच्छे से आप जब लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए ये आपका है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग के, ये आपका है मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर में जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और फिर है आपका प्राइमरी EMF, सेकेंडरी EMF। आपको इसी तरह से पूरे अच्छे से लिखना है। ठीक है, पूरी तरह से आप अच्छे से जब लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। देखिए सेकेंडरी करंट है, सेकेंडरी वोल्टेज है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये आपका फ्लक्स का फार्मूला। ठीक है, और इसमें देखिए आपको EMF में रखना है। रखने के बाद फिर आपको यहाँ से उसका डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो आपको यहाँ पर देखिए ये कास के फॉर्म में प्राप्त होगा आपको। फिर कास के फॉर्म में आपको प्राप्त हुआ है, कास को साइन के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब यहाँ आप लिख लेंगे, लिखने के बाद आपका काम यहाँ पे रहेगा कि देखिए आपने जो यहाँ पे माइनस था उसको होता है साइन माइनस थीटा, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे जो माइनस है वो अंदर जाएगा, फिर ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो E है, ठीक, ये आपका
EMF जो है अगर मैक्सिमम हमको प्राप्त करना होगा तो सबसे पहले हमको साइन ओमेगा टी माइनस 90 को 1 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम होने के लिए ई को मैक्सिमम होने के लिए साइन ओमेगा टी माइनस 90 को 1 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, फाइम जो है आपका फिक्स है, तो इसको मैक्सिमम होने के लिए साइन पे होगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 को 1 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अब क्यों साइन ओमेगा टी माइनस 90 जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वह +1 होता है तथा जो मिनिमम वैल्यू होता है वो माइनस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन के मैक्सिमम वैल्यू को पुटअप करेंगे जिससे हमें EM प्राप्त होगा, EM इक्वल्स टू ई मैक्स। ठीक है, और जो ई मैक्स होता है वह ई जो होगा n ओमेगा इंटू फाइम होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे आना है, ये आपका देखिए यहाँ पे है ERMS, जो RMS फॉर्म होगा, RMS फॉर्म वह EM/√2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए EM/√2, यहाँ पर हम लिखे थे n ओमेगा इंटू फाइम, यहाँ पे जो ओमेगा का वैल्यू होगा वह 2πf यहाँ पे रखा गया है, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद फिर पाई का मान हम रखेंगे। ठीक है, पाई का मान 3.14 जब हम रखेंगे उसमें पुटअप करेंगे तो हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा ERMS इक्वल्स टू 4.44 n/f, यही आपका EMF का इक्वेशन है। ठीक है, इवन साइड का हो जाएगा, यहाँ पे n1 लगा लीजिएगा। ठीक है, जब आपको इवन साइड का लिखना होगा, इवन साइड में इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला आपका n1 लगा दीजिएगा, और E2 साइड में जब लिखना होगा तो आप n2 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, पूछ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का फुल वेक्टर डायग्राम। ठीक है, ट्रांसफार्मर का फुल लोड वेक्टर डायग्राम पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड वेक्टर डायग्राम को दर्शाइए। ठीक है, तो फुल लोड वेक्टर डायग्राम में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस क्या होती हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस, ट्रांसफार्मर के जो आपको बताए थे ना, ट्रांसफार्मर है ये। ठीक, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की ये कोर है। ठीक, इसमें से फ्लक्स आपके जो होते हैं अपने सेकेंडरी वाइंडिंग में जाते हैं। ठीक है, ये फ्लक्स का पाथ है। तो क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर में कोर है इसमें लॉसेस होती हैं। लॉसेस किस क्या क्या है देखिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे V1 सप्लाई से। ठीक, तो क्या होता है कि जब आप प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो उसमें होता है, देखिए सबसे पहला लॉसेस हो जाएगा आपका यह है, देखिए यहाँ पे हम पहले एक सप्लाई दिए हैं। ठीक है, V1 सप्लाई दिए हैं, और यहाँ पर हमारा 2 लॉसेस होगा। सबसे पहले देखिए मैग्नेटिज्म में, और एक हो जाएगा वाटफुल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले इसमें हो जाएगा एक मैग्नेटिज्म में, ठीक, और एक हो जाएगा आपका वाटफुल में, ये आपका यहाँ से जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म में हो जाएगा यहाँ पे आपका IM हो जाएगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा। यहाँ पर आपका IW होगा। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपका करंट I0 फ्लो होगा। अब ये I0 क्यों फ्लो होगा, क्योंकि हम लोड जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF है उस साइड में हम कोई भी उस तरफ में हम कोई भी लोड को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस समय प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो होगा वो आपका नो लोड करंट होगा। ठीक है, तो नो लोड करंट आपका यहाँ देखिए, इसमें जब नो लोड करंट फ्लो होगा तो उसमें यही आपके लॉसेस होंगे। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता दिए हैं, तो अब आप इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, वेक्टर डायग्राम में हो जाएगा जो आपका IM है वह इंडक्टर है। ठीक है, IM देखिए इंडक्टर है, IM में आपका इंडक्टर जो होगा, पहले जो रजिस्टर है उसमें आप करंट IM ले लिए। ठीक, नहीं IM नहीं होगा, वाट होगा, IW होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका आई डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, आई डब्ल्यू वाटफुल है ना। और यूनिटी में होता है। और जो आपका आई एम है, देखिए यहाँ पे आपका आई एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमको प्राप्त होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आई नॉट मिल जाएगा, ठीक है, आई नॉट करंट। और देखिए ये जो है आपका, ये इसको नीचे बढ़ाएं, इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये फाई नॉट हो जाएगा। फाई नॉट का जो मान होता है, ठीक है, फाई नॉट का जो मान होता है वह 90 से छोटा, वह 75 से बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JEE में पूछता है, ठीक है। तो अभी तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इतना लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका आई नॉट प्राप्त हो गया, आई एम हो गया ना। अब हम चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि E1 और E2 के डायरेक्शन, ठीक है। E1 जो होता है कहाँ पे है आपका, देखिए E1 और E2 के जो डायरेक्शन है, E1 कहाँ है आपका, E1 सबसे पहले आपको जानना है E1 और E2 के डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए जो आप इंड्यूस्ड EMF निकाले हैं फार्मूला E1 का और E2 का तथा E जो है, E अपने E ने बोल के आप यहाँ पे बोल सकते हैं V2 बोल दीजिए, V2 या V1, ठीक है। इसमें इसका वेक्टर डायग्राम आपको बनाना होगा, तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए। तो आपको सबसे पहले ये जान लेना होगा कि इसका जो आपको वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए जो आपका फाइम है ये, ठीक, यहाँ पे आपका E1 हो जाएगा, ठीक है, और यहीं पे आपका E2 भी प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस E1 जो होगा, माइनस के E1 जो प्राप्त होगा, ठीक है, वह आपका V1 के बराबर होगा, ठीक है, V1 के आपको बराबर होगा। यह आप फिगर देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम आपको वेक्टर डायग्राम बनाने वाले हैं फुल लोड में, इसमें आपका काम आएगा, ठीक है। आगे जो बताए हैं इसके पिछले, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन दोनों को पहले फिगर को अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि फुल लोड वेक्टर डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो है, यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का फुल लोड वेक्टर, यहाँ पे लोड लिख लीजिएगा, फुल लोड वेक्टर डायग्राम, ठीक है, फुल लोड वेक्टर डायग्राम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे काम करना है, फिगर आप बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे फिगर बनाइएगा, ठीक। जब आप यहाँ पे फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, इसको सारे जो जितने भी मान हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, E1 है, N1 है, X है, R है, सभी को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये करंट है प्राइमरी करंट, और ये नो लोड करंट है, ठीक है। ऐसे करके आप सभी का आप नाम लिख दीजिएगा, इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर है आपका, जब आप पूरे नाम को लिख लेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे X1 X2 Z1 Z2 और V1 है, V1, ठीक है, देखिए यहाँ पे V1 है प्राइमरी साइड। अब देखिए आपको यहाँ पे होगा कि V1 बराबर यहाँ से ऐसे कैसे लिखा गया है, तो हम बता देते हैं। तो V1 साइड में जब आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किए हुए थे, ठीक है, तो V1 में जब आप सप्लाई दिए थे, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF प्राप्त हुआ था आपको, ठीक है, EMF जब प्राप्त हुआ था तो इसमें लॉसेस भी हुए थे। लॉसेस के बाद आपको E1 प्राप्त हुआ था, V1 जब आप लगाए थे तो लॉसेस हुआ था I और R में, और I R1 में तथा I X1 में हुआ था, ठीक है। तो जब हम इनपुट बराबर आउटपुट लिखेंगे, तो इनपुट में से अगर ये जो लॉसेस घटा देंगे तो हमको E1 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी जो घटाने वाले चीज़ को हम इस साइड में भेज के प्लस में लिख दिए हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। फिर है आपका यहाँ पे है, देखिए V1 भी है, ठीक है, V1 भी है आपका, इसको भी लिख, V1 तो बताया ही है, और इसी प्रकार आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन लिखे, फिर आपका यहाँ पे देखिए ये सेकेंडरी साइड में, ठीक है, सेकेंडरी साइड में भी आपका इसी प्रकार से लिखेंगे। सेकेंडरी साइड में देख लीजिए, जो आप सेकेंडरी साइड में जो E2 आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है,
जो सेकेंडरी साइड में E2 प्राप्त हुआ है, V2 प्राप्त हुआ है, सॉरी V2 जो प्राप्त हुआ है लोड की तरफ, वह V2 जो है E2 में से हम I1 देखिए सेकेंडरी साइड का जो रेजिस्टेंस होगा तथा सेकेंडरी साइड का जो इंडक्टेंस होगा, उसको जब हम घटाएंगे तो हमको जो E2 प्राप्त होगा यही प्राप्त होगा। ठीक है। फिर आप इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए अब हम आपको फिगर बता देते हैं इसका। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा अच्छी तरह से। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से लिखेंगे। एक पेज लगेगा, एक पेज में आप अच्छे से लिखिएगा, फिर फिगर आप बनाइएगा। फिगर के लिए हम आपको बताते हैं क्या क्या करना होता है। ठीक है, फिगर के लिए हम आपको बता रहे हैं क्या क्या करना होगा आपको। देखिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे खींच लेना होगा। यहाँ पे आप खींचिएगा 5M। ठीक, फिर आप नीचे आइएगा, यहाँ पे खींच लीजिएगा E1। फिर इसी डायरेक्शन में आपका E2 भी होगा। ठीक है, E1 तथा E2 आप इसी डायरेक्शन में खींच लेंगे। खींचने के बाद आपका क्या काम होगा, आप इधर साइड में -E1 लिख के वो आपका बराबर प्राप्त हो जाएगा V1 के। ठीक है, फिर देखिए V2 को आप किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको इसी साइड में खींचिएगा, अच्छा रहेगा। और ज़्यादा समय है नहीं तो हम आपको आसानी से बता दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा। पेपर में आप इसी को लिख के आइएगा, आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब V2 को इस डायरेक्शन में हम खींच दे रहे हैं। ठीक है, और हम आपको बता दें लोड जो हम लगाए हैं, ये लोड हमारा है R लोड लगाए हैं। ठीक है, R लोड आप यानी कि यूनिटी बोल सकता है। यूनिटी हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यूनिटी लेके चल रहे हैं। ठीक है, यूनिटी जब हम लेके चल रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे लगाए हैं, जब यूनिटी हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन हमारा इसी में होगा। ठीक, I2 V2 है, I2 हो गया। फिर हमारा जब करंट का डायरेक्शन इसी साइड में हो गया, और जो I1 और R1 होगा हमको इसी डायरेक्शन में लेके चलना होगा, V2 में ही लेके चलना होगा। हम ले लिए। फिर उसके बाद हमको I1 और X, ठीक, I1 X2 हमको इसी साइड में लेके चलना होगा, और यहाँ पे आके हमको मिला देना होगा। ठीक है, इसको सही से मिलाइएगा। अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। इसको मिलाइएगा, फिर यहाँ से आपको ये वाला मिलाने देना होगा। फिर यहाँ लिख दीजिएगा I2 × Z2। ठीक, अब हम चलिए हम आपको फिगर दिखाते हैं। फिगर में आपको अच्छी तरह से बनाएंगे तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। देखिए, ठीक है, ये नहीं है आपका, यहाँ पे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप 5 को खींचे हैं, फिर आप यहाँ पे ये आपका देखिए, ये आपका E1 है इसी साइड में। ठीक है, और ये आपका E2 भी इसी साइड में है, इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, E1 E2 सेम डायरेक्शन में होते हैं, जो हम आपको ऊपर बताए हैं। फिर आप देख लीजिए, देखिए V2 R लोड के लिए है, यूनिटी के लिए। ठीक है, R लोड यूनिटी के लिए। तो हम क्या किए हैं कि V2 किसी डायरेक्शन में खींचे हैं, और जो रजिस्टर के केस में करंट आपके वोल्टेज के ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे करंट भी खींच दिए हैं, और ये आपका I1 R1 इसी डायरेक्शन में होता है, और I1 और I2 और X2 आपके 90 अंश पे कोण पे होते हैं। इन मिलाने के बाद आप यहाँ से भी खींच सकते हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आना है। देखिए ये जो है आपका I2 को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जो आपके देखिए जो आपका I2 करंट है इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे आप यहाँ पे, और नो लोड करंट आपको हम अभी जस्ट बताए हैं उसको देखिएगा। तो नो लोड करंट हो गया यहाँ से, और I2 हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो प्राप्त होगा वो हमको I1 प्राप्त हो जाएगा। I1 के जो डायरेक्शन है वो हमारे जो V1 प्राप्त हुआ है, V1 के डायरेक्शन को I1 के ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे है, बना गया है। I1 R1 को लिख लेते हैं। लिखने के बाद फिर हमारा काम होता है कि I2 यहाँ I2 नहीं रहेगा, I1 रहेगा। ठीक है, यहाँ I1 × R2 होगा, I1 और R1 होगा, सॉरी देखिए I1 R1 होगा, उसको इसी डायरेक्शन में ले जाके फिर यहाँ से हम मिला देते हैं। ये हमको रिजल्टेंट प्राप्त हो जाता है। ये आपका वेक्टर डायग्राम है, और हम आपको PDF दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए। ये आपका है वो हम ऊपर जो बनाए हैं, ये आपका था
ये आपका था आर लोड के लिए, ठीक है। ये जो नीचे है ये आपका, ये देखिए आपका है, ये आपका है एल लोड के लिए, ठीक है, एल लोड के लिए है। तो आपको अच्छे से देख लेना होगा इसी तरह से फिगर को, ठीक है। फिगर आप अच्छे से देखिएगा। ये आपका एल लोड के लिए है। फिर ये देखिए ट्रांसफार्मर में हाँ, तो हम आपको एल लोड के लिए भी बता देते हैं, ठीक है। एल लोड जब लगेगा उसके लिए वेक्टर डायग्राम आपको बनाना होगा। जब आप बोलेंगे आपका वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए आपको तीनों फिगर बनाना होगा, ठीक है। तीनों फिगर आर लोड के लिए, एल लोड के लिए तथा सी लोड के लिए, ठीक है। तो हम एल लोड के लिए बता देते हैं। सी लोड के लिए आप बुक से देख लीजिएगा या तो फिर बोलिएगा कमेंट में, तो हम दूसरा बना देंगे, ठीक है। सी लोड के लिए तो एल लोड देख लीजिए। एल लोड में होता है कि सबसे पहले आपका काम है यहाँ से आप फाई खींच लीजिएगा, फाई खींच लिए। फिर आपका काम है यहाँ पे देखिए ये वाला E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में होगा, खींच लिया गया है। खींचने के बाद आपका काम दूसरा है कि V2 को किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में खींचेंगे अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। V2 का भी इस डायरेक्शन में खींच लिए, ठीक। खींचने के बाद आपका काम क्या है कि I2 को खींचेंगे। I2 को खींचने का मकसद ये नहीं होता है कि खींच लिए, जैसे भी आपको ये सोचना होगा कि I2 पर कौन सा लोड लगा, मतलब कौन सा लोड है। जब आपको लोड पता चल जाएगा, जैसे आर लोड है, एल लोड है, सी लोड है, तो यहाँ पे हम बताए हैं आपको एल लोड है। एल लोड रहेगा तो यहाँ पे आपको खींचना पड़ेगा एल को, यहाँ I2 को V2 से लेग करके, ठीक है। तो V2 से हम लेग करके I2 को खींच दिए हैं। खींचने के बाद आपका काम है कि I2 के डायरेक्शन में I2 और R2 को खींचना होगा। तो यहाँ से हम R2 को खींच लिए। फिर I2 और R2 से 90 अंश पे I2 और X2 को खींच देते हैं। फिर खींचने के बाद इनको यहाँ से आप मिला सकते हैं, मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा I2 और Z2, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो E1 है, E1 को यहाँ ऊपर बढ़ाएंगे, अब -E1 लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये आपको प्राप्त हो जाएगा V1 के, ठीक है। यहाँ देखिए I2 को आप पीछे की ओर बढ़ाइएगा और यहाँ आप लिख लीजिएगा I2 डैश, ठीक। यहाँ पे आपका नो लोड करंट और I2 के बीच में आप रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो आपको I1 प्राप्त हो जाएगा। I1 प्राप्त होने के बाद जो यहाँ पर E1 है, E1 जो है, E1 में ही I1 के डायरेक्शन में हम I1 R1 को खींच लेते हैं तथा I1 R1 के 90 अंश पे I1 और X1 को खींच लेते हैं। खींचने के बाद आप यहाँ से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद जो प्राप्त होगा यही आपका वेक्टर डायग्राम और फुल लोड वेक्टर डायग्राम है, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना होगा। पेपर में अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा। फुल में 5 नंबर को आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, 5 नंबर, ठीक है। और चौथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में लॉसेस, ठीक है। ट्रांसफार्मर में लॉसेस, तो ट्रांसफार्मर में 2 लॉसेस होती हैं। नंबर 1 है आपका ट्रांसफार्मर में पहले लॉसेस हैं आपका आयरन लॉसेस, या इसी को आप बोल सकते हैं आयरन लॉसेस ना बोल करके आप बोलेंगे कि, या आप इसको बोल सकते हैं कोर लॉसेस, ठीक है, कोर लॉसेस। फिर दूसरा है आपका कि आप दूसरा बोल सकते हैं कॉपर लॉसेस, ठीक है। कॉपर लॉसेस आपकी 2 हो गए ना। फिर आपका जो है पहला लॉसेस आपका आयरन लॉसेस जो था, ठीक है। आयरन लॉसेस में नंबर 1 होती है हिस्टेरिसिस, पहले आपका ईडी करंट, ठीक है, ईडी करंट लॉसेस, ठीक है, ईडी करंट लॉसेस हो जाएगा। दूसरा आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है। आप सुनिएगा, आपको सुनने से बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छे से सुनिए और पेन और रफ लिए हो तो अब इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो ठीक है। चलिए ट्रांसफार्मर में लॉसेस आपको हम बता दिए। अब जानिए कि ईडी करंट लॉसेस क्या होती हैं। ईडी करंट लॉसेस होती हैं कि जब वो ईडी करंट लॉसेस हैं आपके, सबसे पहले देखिए ईडी करंट लॉसेस हैं कि जब कोर को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब कोर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो परिवर्ती फ्लक्स गुजरता है। जब परिवर्ती फ्लक्स गुजरेगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ईएमएफ जनरेट होता है।
जो ईएमएफ जनरेट होता है उसी के कारण इसमें करंट भी जनरेट होता है। करंट जब जनरेट होता है तो वह लो रेजिस्टेंस पाथ को, लो रिएक्टेंस पाथ को शो करता है। और लो रिएक्टेंस पाथ जो होता है ये छोटा सा होता है, तो ये इसी में जो भंवर होती हैं, पानी में देखिएगा कभी कभार पानी में भंवर जो होती हैं उसी टाइप में ये घूमता रहता है। घूमने के कारण इसकी जो कोर होती हैं वो हीट हो जाती हैं, ठीक है। ये पावर को डिसिपेट करने लगता है, पावर डिसिपेशन करने लगता है, तो इससे जो कोर होती हैं वो गर्म होने लगती हैं। इसी को ही बोला जाता है ईडी करंट लॉसेस, जो भंवरों के रूप में चलती हूँ, ठीक है। ऐसे ये चलती हैं भंवरों के रूप में। ये ईडी करंट लॉसेस हो गया। फिर दूसरा है आपका हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉसेस के बारे में जान लेते हैं। जब आप आयरन के टुकड़े के ऊपर वाइंडिंग करेंगे और उसको सप्लाई से जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे सप्लाई से जब आप कनेक्ट करेंगे तो जो आयरन के टुकड़े में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मर्क्यूल्स होते हैं, वह जब ऐसे सप्लाई से कनेक्ट किए जाते हैं तो वह आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है। अरेंज होने के लिए, व्यवस्थित होने के लिए, उनके अणु व्यवस्थित होने के लिए टकराते रहते हैं, ठीक है। टकराने से उसमें थोड़ी सी ऊष्मा जनरेट हो जाती है, हीट उसमें जनरेट होती है। इसी को ही बोला जाता है हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है। इसी को ही हिस्टेरिसिस लॉसेस बोला जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका है ट्रांसफार्मर में लॉसेस, ठीक। ट्रांसफार्मर में लॉसेस यहाँ पर है आपका ट्रांसफार्मर में लॉसेस। ये आपका वाइंडिंग लॉसेस, ये आपका कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। वाइंडिंग लॉसेस को आपको कॉपर लॉसेस बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब आपको इसी तरह से लिखना है, ये वाला नहीं है, आप यहाँ से लिखिएगा। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा ट्रांसफार्मर में, हेडिंग डालिएगा ट्रांसफार्मर में लॉसेस, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा नंबर 1 आयरन लॉसेस, फिर दूसरा आ जाएगा आपका कॉपर लॉसेस, ठीक। इन दोनों को लिखने के बाद फिर आप लिखिएगा नीचे आयरन लॉसेस, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि आयरन लॉस, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप आयरन लॉस और आयरन लॉस। फिर यहाँ नीचे लिख दीजिएगा कि आयरन लॉस में सबसे पहले ईडी करंट, ठीक। फिर दूसरा हिस्टेरिसिस लॉसेस। ये दोनों लिखने के बाद आप लिखिएगा इस तरह से, ट्रांसफार्मर के कोर में परिवर्तित फ्लक्स के कारण मुख्य रूप से 2 हानियाँ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है ईडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस, जब ट्रांसफार्मर के कोर में परिवर्तित फ्लक्स गुजरता है तो फैराडे के नियम के अनुसार एक ईएमएफ जनरेट होता है। आपके कोर में एक ईएमएफ जनरेट होगा प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। कोर के नंबर ऑफ टर्न्स 1 होने के कारण ईएमएफ के कारण एक धारा उत्पन्न होती है। यह करंट लो रिएक्टेंस पाथ को शो करती है, ठीक है। ये है आपके लो रिएक्टेंस पाथ को शो करती हैं कि चारों ओर लो रिएक्टेंस पाथ के कारण एक ही पॉइंट के चारों ओर भंवर के रूप में घूमने लगती हैं, ठीक है। जब एक ही घूमने लगती हैं, ठीक है, इसलिए इसे ईडी करंट कहते हैं। धारा के कारण कोर में पावर लॉसेस होने लगती हैं, ठीक है। पावर डिसिपेशन होने लगता है। फिर आप जिसके कारण कोर हीट हो जाता है। ये आपका है, इसी पावर लॉस को ईडी करंट लॉस बोला जाता है, ठीक है। जो पावर लॉस जो हीट में प्रोड्यूस होगा उसी को ये बोल देते हैं ईडी करंट लॉसेस बोला जाता है। फिर आप दूसरा लिखिएगा यहाँ से, देखिए आप फिगर भी बना दीजिएगा इस तरह से ईडी करंट लॉसेस का। देखिए यहाँ पे ये डिस्क है ईडी करंट लॉसेस जो यहाँ पे भंवर के रूप में है, यही है ईडी करंट। ईएमएफ जनरेट होगा और करंट भी आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, और फार्मूला भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं, फार्मूला है आपका यहाँ पे देखिए, जो WE है ईडी करंट लॉस, ठीक। BM के अनुपाती और F के भी अनुपाती, स्क्वायर के अनुपाती, T के भी, V के भी। इस प्रकार से आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा। आप इस फार्मूला को लिख लीजिएगा।
इसको आप अच्छे से याद कीजिए। यहाँ पे आपका फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे है आपका a = 4.44। इसको आप नहीं भी लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन लिख देंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ से देखिए φm जो होता है फ्लक्स फाई = bm × a, ठीक है। जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, फ्लक्स डेंसिटी b बराबर फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर होता है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी के अनुसार हम यहाँ से bm का मान निकाल लेते हैं। bm के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 जो है आपका यहाँ पे है, ठीक है। समीकरण 1 आपका यहाँ पे है, इसी में आप रख लीजिएगा। रखने पर आपको जो WE का वैल्यू प्राप्त होगा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका हम अगला देखिए, यहाँ पे रख के आप एक इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। इसको आप ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा। नहीं भी लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। आपको बस एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस और उसका फिगर बना दीजिएगा अच्छे से। और देखिए हिस्टेरिसिस लॉसेस के बारे में बता देते हैं। हिस्टेरिसिस लॉसेस होते क्या हैं, ठीक है। देखिए, जब किसी आयरन के टुकड़े को किसी वाइंडिंग के द्वारा मैग्नेट बनाया जाता है तो उसके अणु अरेंज मतलब व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित होने के लिए वो प्रयास करते हैं, जिसके कारण वे अणु आपस में अणु जो उनके हैं आपस में टकराते हैं, थोड़ी उसमें उत्पन्न करते हैं। इसी को हिस्टेरिसिस लॉसेस बोला जाता है, ठीक है। अब इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 5 नंबर में फिक्स है, ये आता ही रहता है। ये सब क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 में से अगर एक नहीं है, 5 में से आपको 4-5 मैक्सिमम है, हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा इसको। 5वां क्वेश्चन है आपका ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक है। या पूछ सकता है अधिकतम दक्षता की शर्त क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या क्या है। देखिए ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है। यह है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, यह सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब आप सप्लाई देंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में लॉसेस होने के बाद जो हमको पावर प्राप्त होगा वो हमारा आउटपुट पावर होगा। और यहाँ पे हमारा ये जब हम सप्लाई देंगे तो इसमें जो हमको पावर प्राप्त होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी मतलब आपका हो जाएगा इनपुट पावर, ठीक है। और जब लॉसेस होने के बाद हमको पावर प्राप्त होगा तो उसे आप बोल सकते हैं आउटपुट पावर, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे है आपका ये फिगर, आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको लिख देना होगा, लिखिएगा आप माना करके आप अच्छे से पूरे जितने भी आपके क्वांटिटी हैं जैसे लिख लीजिएगा P1 इनपुट पावर, P2, ठीक है। P2 आपका आउटपुट पावर है, इनपुट पावर है, इनपुट पावर अच्छे से आप लिख दीजिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा। उसके बाद जब आप लिख लेंगे, लिखने के बाद जब आप अच्छे से फिगर लिख लीजिएगा, फिर आपको हम दिखाते हैं थ्योरम क्या क्या लिखना है आपको। पहले आप हेडिंग डालिएगा, ठीक है। हेडिंग डालिएगा तो यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर की दक्षता लिखिएगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता में देखिए आपको लिखना रहेगा इनपुट की पावर। इनपुट में जो आप सप्लाई लगाए हैं उसके द्वारा जो पावर प्राप्त हुआ है उसको आपको लिखना है एपरेंट पावर है, ठीक है। एपरेंट क्या है, एक्टिव पावर आपको लिखना होगा। एक्टिव पावर क्या होता है, एक्टिव पावर जो होता है, एक्टिव पावर जो होगा V1 I1 cos ∅1, ठीक है। इनपुट की एक्टिव पावर है और आउटपुट की एक्टिव पावर आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लॉसेस, ट्रांसफार्मर में लॉसेस आपको हम बताए हैं। ट्रांसफार्मर में लॉसेस आपकी 2 होती हैं, एक होता है आयरन लॉसेस, दूसरा होता है कॉपर लॉसेस, ठीक है। आयरन लॉसेस में 2 होती हैं जो कि एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो उसमें उसका यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको लॉसेस लिखना है। तो लॉसेस आप लिखेंगे कि कॉपर लॉसेस है और आयरन लॉसेस है, दोनों लॉसेस को आप लिखेंगे। लिखने के बाद आपका काम है यहाँ पे देखिए जो आपका दक्षता होता है, दक्षता का फार्मूला नीटा से लिखा जाता है। दक्षता जो होती है वह आउटपुट, ठीक है, आउटपुट पावर जो होगा, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, ठीक है। इनपुट पावर ये हो जाएगा आपका। फिर आप अच्छे से यहाँ देखिए फिगर बनाना है और यहाँ देखिए आपका ये आपका है फार्मूला, ठीक। यहाँ देखिए ये पे है। तो जो आपका दक्षता होगा नीटा वह आप लिख सकते हैं कि आउटपुट जो आपको पावर प्राप्त हुआ है, ठीक है। इनपुट नीटा आप लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस,
अपान इनपुट, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इनपुट से इनपुट्स में जब अलग अलग में डिवाइड कर भाग देंगे तो यहाँ से देखिए इनपुट से इनपुट कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस लॉसेस अपान इनपुट। ठीक है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे, देखिए 1 माइनस लॉसेस ऊपर है, ठीक है, ये आपका लॉसेस है अपान इनपुट है। यही आपका दक्षता प्राप्त होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की यही दक्षता है। देखिए आप फिगर भी अच्छे से बनाइएगा, साफ सुथरा। ठीक है, अच्छा खासा नंबर मिलता है। जब आप डेरिवेशन वाला होता है उसको आप जितने अच्छे से लिखेंगे आपका नंबर उसमें कटता नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छा खासा नंबर मिलता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो हम बताए थे आपको कि अधिकतम दक्षता की शर्त पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछेंगे कि अधिकतम दक्षता की शर्त बताइए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है। तो आप बताइएगा अधिकतम दक्षता की शर्त जो होती हैं, आप बताइएगा जो नीटा है, नीटा का पहला फार्मूला लिख लीजिएगा अच्छे से, फिर आप अलग अलग सेपरेट करके उसको भाग दे दीजिएगा। जैसे WI और WC जो आप ऊपर देखें यहाँ पे है, आप उसको अलग अलग भाग देंगे जब, ठीक है, आप अलग अलग उसको भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद यहाँ पर देखिए आप भाग दीजिएगा, फिर आपका देखिए यहाँ नीटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपका नीटा हो गया। नीटा से आप कितना मान प्राप्त हुआ। अब देखिए जो कॉपर लॉस होती हैं, कॉपर लॉस को अब वाइंडिंग लॉसेस भी बोला जाता है। ठीक है, वाइंडिंग लॉसेस, वाइंडिंग में क्या क्या लॉसेस होती हैं, वाइंडिंग में सिर्फ एक ही लॉस होता है जो कि होता है आपका रजिस्टर के थ्रू। रजिस्टर पावर को लॉसेस में, रजिस्टर जो है पावर को लॉस में जिम्मेदार होता है। ठीक है, इंडक्टर नहीं होता है, इंडक्टर में कोई लॉसेस नहीं होती है, वह एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, न कि एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है। तो देखिए यहाँ पे आयरन लॉसेस में आपकी वाइंडिंग में रजिस्टर होता है, रजिस्टर के थ्रू आपका ये लॉसेस होता है I1 स्क्वायर और नॉट 1। हम इनपुट में देख रहे हैं इनपुट में क्या क्या लॉसेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपका इनपुट में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद फिर देखिएगा आपका I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ I1 से I1 कैंसिल आउट हुआ है, और फिर देखिए यहाँ पे आपको ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्राप्त हुआ है। फिर आपको बोलेंगे कि अधिकतम की कंडीशन में, ठीक है, हम बताए हैं ना मैक्सिमम कंडीशन, तो मैक्सिमम की कंडीशन में होता है आपका डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब DN, ठीक है, DN ना बोलिएगा, डी नीटा है। ठीक है, डी नीटा है, यहाँ पे डी नीटा है, डी नीटा अपन DI1 से है, रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर दीजिएगा। अवकलन को बराबर 0 के बराबर पुटअप करेंगे जब, तो आपको देखिए यहाँ पे ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। आइए आप जो अवकलन करने के बाद आपका ये प्राप्त हुआ है, इसको आप 0 के बराबर रखेंगे। रखने के बाद आपका यहाँ पर देखिए आपको WI इक्वल्स टू V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तथा cos phi 1 से cos phi 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका I1 WI अपान I1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R01, ठीक, R01 प्राप्त होगा। फिर आप इसको यहाँ से करेंगे, फिर आप यहाँ पर ये कीजिएगा कि WI1, ठीक है, WI1 जो है वो R1 को एक साइड में कीजिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर ये जो WI है या WC के बराबर प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये आपका WC के बराबर प्राप्त हो गया है। इसको आप एक ब्रैकेट में लिख के घेर दीजिएगा अच्छे से, जैसे लिखा गया है वैसे ही आपको लिखना है पूरी तरह से। ठीक है, लिखेंगे, यही आपका हो गया। इसी को आपको प्रूव करना था। ठीक है, 5 नंबर में आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रफ में रोज़ इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर मिलेगा आपको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं। थैंक यू।